जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत के बारे में। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। तो इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि सामाजिक क्रिया के बारे में मैक्स वेबर का क्या विचार है। मैक्स वेबर का संपूर्ण समाजशास्त्रीय चिंतन मूल रूप से उनके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया की अवधारणा पर आधारित है। हालांकि मैक्स वेबर से पहले भी अनेक विद्वानों ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को अपने अपने तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन वेबर ने इस अवधारणा को न केवल एक नया स्वरूप दिया है, बल्कि उन्होंने सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु के रूप में स्पष्ट किया है। मैक्स वेबर का ये जो सामाजिक क्रिया सिद्धांत है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्तुत है। ये जो पुस्तक है वो मैक्स वेबर की दूसरी अन्य पुस्तकों की तरह से ही उनकी पत्नी मैरियन वेबर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पुस्तक है वो उनकी मृत्यु के लगभग 27 वर्षों के बाद 1947 में प्रकाशित हुई थी। तो इस पुस्तक में मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की एक नवीन और वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की और उन्होंने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की एक वास्तविक अध्ययन वस्तु के रूप में स्पष्ट किया है। उनका ये मानना है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध इस तरह से कराने का प्रयत्न करता है जिससे कि सामाजिक क्रिया के कार्य कारण संबंधों को समझ करके और उसके परिणामों को ठीक प्रकार से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। तो उसी सिलसिले में सामाजिक क्रिया को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया था कि समाजशास्त्र ही वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध इस तरह से प्रस्तुत करता है, इस तरह से करने का प्रयास करता है कि जिससे सामाजिक क्रियाओं के उनके कार्य कारण संबंधों के संदर्भ में और उनसे जो उत्पन्न होने वाले जो परिणाम हैं उन परिणामों को ठीक प्रकार से सही प्रकार से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की मुख्य अध्ययन विषय वस्तु बताया है और उनका ये मानना है कि इस सामाजिक क्रिया का बोध करके ही, सामाजिक क्रिया को उसके वास्तविक अर्थ में जान करके समझ करके ही हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान या एक वैज्ञानिक विषय के रूप में दर्जा प्रदान कराया जा सकता है, उसे वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस कार्य के लिए सामाजिक क्रिया को उसके वास्तविक रूप में समझने के लिए मैक्स वेबर का ये सुझाव था कि समाजशास्त्रियों को, समाज वैज्ञानिकों को वर्स्टेहेन और आदर्श प्रारूप को स्वीकार किया जाना चाहिए, अपनाना चाहिए। और उन्होंने वर्स्टेहेन और आदर्श प्रारूप को एक ऐसी विधि के रूप में स्पष्ट किया है जिसके द्वारा उनका ये मानना है कि सामाजिक क्रिया का वैज्ञानिक या व्याख्यात्मक बोध करके हम वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं या वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। सामाजिक क्रिया क्या है, इस बारे में मैक्स वेबर के क्या विचार हैं, इनको जान लेना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्स वेबर का ये मानना है कि व्यक्ति और उसके द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हैं वे आधारभूत अणु हैं जिनके ऊपर समाजशास्त्र का अस्तित्व बना हुआ है। यानी मैक्स वेबर का ये मानना है कि व्यक्ति और उसके द्वारा की जाने वाले क्रियाएं ही वास्तव में समाजशास्त्र का आधार हैं
और इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक क्रिया की जो अवधारणा है वो अस्तित्ववादी अवधारणा है। अस्तित्ववादी अवधारणा से हमारा आशय ये है कि इन्हीं सामाजिक क्रियाओं के ऊपर समाजशास्त्र का अस्तित्व निर्भर है, समाजशास्त्र का अस्तित्व टिका हुआ है। इस संबंध में मैक्स वेबर का ये मत है, उनका ये कहना है कि समाज में अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अनेक प्रकार के व्यवहार और क्रियाएं करते हैं, लेकिन मानव के सभी प्रकार के व्यवहार एवं क्रियाओं को हम सामाजिक क्रिया के रूप में नहीं कह सकते हैं, यानी कह लीजिए कि उनको हम सामाजिक क्रिया नहीं मान सकते हैं, नहीं स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत क्रिया और सामाजिक क्रिया में एक स्पष्ट अंतर होता है। व्यक्तिगत क्रिया और सामाजिक क्रिया में अंतर होता है और इसी अंतर को जान करके ही हम सामाजिक क्रिया को उसके वास्तविक अर्थ में, सही अर्थ में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम व्यक्तिगत क्रिया और सामाजिक क्रिया, या कह लीजिए जो मानव व्यवहार है और सामाजिक क्रिया है, इन दोनों के बीच में जो स्पष्ट अंतर है, उन दोनों के बीच में अंतर को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शाम को भोजन हम सभी करते हैं, क्योंकि भोजन करना हम सभी की आवश्यकता है और बिना इस भोजन की आवश्यकता के, भोजन की पूर्ति के हमारे जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। इस कारण से हम में से सभी व्यक्ति शाम को, या कह लीजिए कि दिन में या कभी भी जरूर भोजन करते हैं। तो इस तरह से ये जो भोजन करना है, भोजन की जो क्रिया है, वो एक तरह से व्यक्तिगत क्रिया हुई, क्योंकि इस क्रिया के माध्यम से हम अपनी इस शारीरिक आवश्यकता को, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और सामान्य रूप से हम इसे प्रतिदिन करते हैं। दूसरी ओर यही भोजन करने की क्रिया यदि हम किसी परंपरा या प्रथा के अनुसार एक भोज के रूप में करें तो इसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके भोजन करने की जो क्रिया है उसका संदर्भ व्यक्तिगत न होकर के सामाजिक हो जाता है। इसी तरह से प्रतिदिन स्नान करना एक व्यक्तिगत क्रिया है, लेकिन अपने किसी प्रियजन की मृत्यु होने के बाद जब हम गंगा में स्नान करते हैं, घाट पर स्नान करते हैं, तब वो स्नान करना जो है वो सामाजिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसका एक विशेष सामाजिक संदर्भ होता है। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने ये बताने का प्रयास किया कि व्यक्तिगत क्रिया और सामाजिक क्रिया के बीच में एक स्पष्ट अंतर है, और इस अंतर को बताने के लिए ही उन्होंने ये बताया था, सामाजिक क्रिया के वास्तविक अर्थ को बताने के लिए उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्तिगत क्रिया है वो केवल वैयक्तिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, जबकि जो सामाजिक क्रिया है वह जो है उसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक क्रिया कोई भी वह मानवीय दृष्टिकोण या कार्य है जिसका संबंध कर्ताओं के अर्थपूर्ण व्यवहार से है, चाहे वह कार्य करने की सफलता को स्पष्ट करता हो अथवा निष्क्रिय स्वीकारोक्ति हो। कहने का आशय यह है कि मैक्स वेबर का ये मानना है कि व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो सामाजिक क्रिया कही जाएंगी, जो कि अर्थपूर्ण हो। यानी जो व्यक्ति के द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से की जाने वाली जो क्रिया जो अर्थपूर्ण होती है, उस क्रिया को हम सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। तो वेबर का ये मत है कि सामाजिक संदर्भ में किए जाने वाले प्रयत्नों और इच्छाओं के बाद भी यदि व्यक्ति किसी कार्य को करने में असफल हो जाए, तब भी उसके कार्य को सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया और व्यवहार के बीच में अंतर स्पष्ट किया है। उनका ये मानना है कि क्रिया तथा व्यवहार एक दूसरे से भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं और इनको ठीक प्रकार से समझ करके, जान करके ही हम सामाजिक क्रिया की अवधारणा को समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि वेबर का मानना है कि व्यवहार यानी मानवीय व्यवहार और सामाजिक क्रियाएं दोनों भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं,
दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो व्यवहार है वो उसकी प्रकृति वैयक्तिक होती है और जो सामाजिक क्रिया है वो व्यक्ति के अर्थपूर्ण व्यवहार से संबंधित होता है और जिसके अंतर्गत दूसरे लोगों के अर्थपूर्ण व्यवहार से प्रभावित होकर के जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है और कुछ उस क्रिया से अन्य लोगों के को भी प्रभावित करता है, तो उस क्रिया को, उस कार्य को, उस मानवीय व्यवहार को हम सामाजिक क्रिया के रूप में देखते हैं। यानी मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया की जो कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की है उसके अंतर्गत उन्होंने ये अनिवार्य रूप से कहा है कि सामाजिक क्रिया का संबंध मनुष्य के केवल उन्हीं व्यवहारों से होता है जो अर्थपूर्ण होते हैं और जो दूसरे लोगों की क्रियाओं और दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं और इसके साथ साथ कुछ दूसरे अन्य लोगों को भी प्रभावित करते हैं, तो उन्हीं कार्यों को, उन्हीं व्यवहारों को हम सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। कहने का आशय ये है कि सामाजिक क्रिया, मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के अंतर्गत ये अनिवार्य विशेषता है कि व्यक्ति के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है उसके अंतर्गत वो जो उसका जो कार्य है वो दूसरे लोगों से प्रभावित हो और उसके कार्य से दूसरे लोग भी प्रभावित होते हों। तो अगर उसका जो कार्य है वो दूसरे लोगों से प्रभावित है और उसके साथ साथ उसकी क्रिया के परिणाम स्वरूप दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं, तब हम उस क्रिया को सामाजिक क्रिया कहेंगे या सामाजिक क्रिया कहते हैं। यानी मैक्स वेबर का कहने का आशय ये है कि जिन क्रियाओं को करने में कर्ता की प्रेरणाओं पर दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण या विचारों या कार्यों का प्रभाव पड़ता है और साथ साथ जो कार्य दूसरे व्यक्तियों को भी प्रभावित करता है उसी को ही हम सामाजिक क्रिया कहते हैं या उसी को हम उसी कार्य को, उसी व्यवहार को ही सामाजिक क्रिया कहा जाएगा या सामाजिक क्रिया माना जाएगा। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने ये बताने का प्रयास किया कि सामाजिक क्रिया के अंतर्गत अनिवार्य रूप से वह जो क्रिया है वो दूसरे लोगों की प्रेरणाओं से, दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से, व्यवहारों से, क्रियाओं से प्रभावित होती है और उसके प्रभावित होने से व्यक्ति जो कार्य करता है, व्यवहार करता है, वह कार्य और व्यवहार दूसरे व्यक्तियों को भी अनिवार्य रूप से प्रभावित करता है। तो इस तरह से वेबर के इस कथन से स्पष्ट होता है कि कोई क्रिया सामाजिक क्रिया तभी हो सकती है जब इसे करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने किसी व्यक्तिगत हित के लिए प्रयोग में नहीं करता है, बल्कि वह दूसरे लोगों की क्रियाओं और मनोवृत्तियों के प्रभाव से कोई क्रिया या कार्य करता है, व्यवहार करता है, तो उसे हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इसकी कुछ विशेषताओं या कह लीजिए कि इसकी कुछ प्रमुख तत्वों का भी उल्लेख किया है और इन विशेषताओं और उनके सामाजिक क्रिया के प्रमुख तत्वों के संदर्भ में हम सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझ सकते हैं, उसके वास्तविक अर्थ को जान सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के मूल तत्व या विशेषताओं के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताओं को सम्मिलित किया है। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से 3-4 बातों को उसमें समाहित किया है, 3-4 प्रमुख विशेषताओं को उसमें जोड़ा है। जैसे कि पहली विशेषता है सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई कि सामाजिक क्रिया एक बाह्य क्रिया है। तीसरी उन्होंने बताई कि सामाजिक क्रिया कर्ता के अतीत, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार से प्रभावित हो सकती है। इसके साथ साथ प्रत्येक जो क्रिया के लिए, सामाजिक क्रिया के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक होता है और उनका, मैक्स वेबर का ये मानना है कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली समान क्रिया होती है और न ही यह वह क्रिया होती है जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होती है। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने इन 5 विशेषताओं को सामाजिक क्रिया के मूल तत्व के रूप में स्पष्ट किया है। इन 5 विशेषताओं के अभाव में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य और व्यवहार को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता है। जैसे पहली विशेषता उन्होंने बताई कि सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है।
इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए वेबर ने लिखा है कि किसी भी क्रिया या घटना के दो अर्थ हो सकते हैं, एक औसत अर्थ होता है और दूसरा विशुद्ध अर्थ होता है। औसत अर्थ का मतलब ये होता है कि दूसरे व्यक्ति किसी व्यवहार को देख करके सामान्य रूप से जो अनुमान लगाते हैं, जो प्रतिक्रिया करते हैं, वो उस क्रिया का औसत अर्थ होता है। उदाहरण के लिए भागती हुई भीड़ को देख करके स्वयं भी भागने लगना एक ऐसा व्यवहार माना जाएगा जो एक विशेष क्रिया के औसत अर्थ को स्पष्ट करता है। औसत अर्थ के आधार पर किया जाने वाला जो कार्य है, व्यवहार है, वो सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता है। मैक्स वेबर का मानना है कि सामाजिक क्रिया का जो दूसरा अर्थ है, जो विशुद्ध अर्थ है, जिसमें कि कर्ता एक विशेष परिस्थिति को पूरी तरह से समझ करके तर्कपूर्ण ढंग से दूसरे लोगों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार या कार्य का अर्थ निकाल करके कोई क्रिया करता है, और इसी को मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया कहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैक्स वेबर का ये मानना है कि सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है, और ये जो अर्थ है वो उसका सामान्य अर्थ नहीं होता है, बल्कि ये उसका विशिष्ट अर्थ होता है। विशिष्ट अर्थ का मतलब ये हुआ कि जिसमें जो करता है उस घटना या क्रिया को पूरी तरह से समझ करके तर्कपूर्ण तरीके से दूसरे लोगों के द्वारा जो किया जाने वाला व्यवहार है, कार्य का कोई अर्थ निकालता है और उसके आधार पर कोई क्रिया या प्रतिक्रिया करता है। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई कि सामाजिक क्रिया एक बाह्य क्रिया है। यद्यपि उनका मानना है कि प्रत्येक बाह्य क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं। मैक्स वेबर का मानना है कि सामाजिक क्रियाओं का संबंध जो है वो आंतरिक मनोवृत्तियों से नहीं होता है। सामाजिक क्रिया जो है वो एक तरह की बाह्य क्रिया होती है, और हालांकि इस संबंध में वेबर का ये मत है कि व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाली जो सभी प्रकार की जो बाह्य क्रियाएं हैं वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी जो सामाजिक क्रिया है वो आंतरिक क्रिया नहीं है, बल्कि वो दूसरे व्यक्तियों से, जो व्यक्ति से बाहर हैं, उन बाहरी व्यक्तियों के द्वारा के जो किया गया कार्य है, जो व्यवहार है, उससे प्रभावित होकर के व्यक्ति कार्य करता है। तो इस तरह से मैक्स वेबर का ये मानना है कि जो सामाजिक क्रिया जो है वो बाह्य क्रिया है, और बाह्य क्रिया के रूप में जब वो व्यक्ति दूसरे लोगों के व्यवहारों से, कार्यों से प्रभावित होकर के उसका अर्थपूर्ण तरीके से उसका विशुद्ध अर्थ निकाल करके कोई कार्य और व्यवहार करता है, तो वो सामाजिक क्रिया कही जाएगी, मानी जाएगी। तीसरी विशेषता इसकी मैक्स वेबर ने बताई कि सामाजिक क्रिया कर्ता के अतीत, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार से प्रभावित होती है या हो सकती है। इसका कहने का आशय वेबर का यह था कि सामाजिक क्रिया का संबंध केवल और केवल वर्तमान परिस्थितियों या परिणामों से नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि जो सामाजिक क्रिया है वो व्यक्ति के अतीत और भविष्य की दशाओं से भी प्रभावित होती है या हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अतीत में हुए पारिवारिक संघर्ष का बदला लेने के लिए किसी व्यक्ति पर आक्रमण करता है, तो इस क्रिया में अतीत के एक विशेष अर्थ या उसका अनुभव जुड़ा हुआ है, जो भावी परिणाम के प्रति जो भावी परिणाम को उत्पन्न करता है। तो इस तरह से ये जो मैक्स वेबर का मानना है कि जो सामाजिक क्रिया है वो व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली किसी भूत, वर्तमान या भविष्य के जो कार्य हैं उन कार्यों से प्रभावित हो सकती है, उससे प्रभावित होती है। जैसे हम कहें कि जो है कोई व्यक्ति, जो कोई गार्जियन है, वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके समाजीकरण और प्रशिक्षण के लिए किसी बोर्डिंग स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन कराता है, तो इस तरह की क्रिया को हम सामाजिक क्रिया कह सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रिया है उस बच्चे के जो है वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। चौथी विशेषता जो सामाजिक क्रिया की मैक्स वेबर ने बताई, वो उन्होंने बताया कि
प्रत्येक सामाजिक क्रिया के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सामाजिक क्रिया के लिए, सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक होता है। और हालांकि मैक्स वेबर का ये मानना है कि ये जो संपर्क है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, लेकिन हर हाल में व्यक्तियों के बीच में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक उनके बीच में संपर्क नहीं होगा तब तक उनके बीच में सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं होगा, और जब तक सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं होगा तब तक उनके आचरण और व्यवहार को हम सामाजिक क्रिया के रूप में नहीं देख सकते हैं, या उनके इस कार्य को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते या नहीं कहा जाएगा। अगली विशेषता जो बताई, जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वो ये कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली समान क्रिया होती है और न ही वह ऐसी क्रिया होती है जो केवल दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए इस विशेषता को एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे वर्षा होने पर जब बहुत से लोग सड़क पर छाता खोलकर चलने लगते हैं तब उनके व्यवहार में समानता होती है, लेकिन उनके इस व्यवहार को, उनके इस कार्य को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते, क्योंकि इसका कारण जो है यानी उनका जो छाता खोल करके चलने का जो व्यवहार है वह दूसरे लोगों के व्यवहार से प्रभावित नहीं है, बल्कि वास्तविकता ये है कि वह स्वयं वर्षा से भीगने से बचने के लिए वह व्यक्ति छाता खोलकर चलने लगता है। इसी तरह से वेबर का ये मानना है, उनका ये कहना है कि मनुष्य की कुछ क्रियाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो दूसरे लोगों के द्वारा प्रभावित होने के बाद भी अर्थपूर्ण नहीं होती, और इस कारण से इन क्रियाओं को भी हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। जैसे यदि हम किसी व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे फूल चढ़ाते हुए देख करके उसके अर्थ को समझे बिना हम स्वयं भी केवल अनुकरण करके पेड़ के नीचे फूल चढ़ाना आरंभ कर दें, तो इस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो फूल जो चढ़ा रहा है उसके पीछे उसका कोई मकसद है, कोई उद्देश्य है, और आप जो फूल चढ़ा रहे हैं वो फूल केवल उसकी नकल करके, उसका अनुसरण करके हम आप उस तरह का कार्य कर रहे हैं या करते हैं। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने इन विशेषताओं के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया, ये समझाने का प्रयास किया है कि सामाजिक क्रिया का संबंध केवल शारीरिक रूप से कोई व्यवहार करने से नहीं होता है, यानी जो सामाजिक क्रिया है वो केवल शारीरिक रूप से व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रिया का संबंध केवल उन क्रियाओं या व्यवहारों से होता है जो अर्थपूर्ण होती हैं और जो दूसरे लोगों के व्यवहार से प्रभावित होने के साथ साथ स्वयं भी कुछ लोगों को प्रभावित करती हैं। तो इसी क्रिया को, ऐसे कार्य को, ऐसे व्यवहार को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। तो वेबर ने यह स्पष्ट किया कि यदि हमारा कोई विचार अथवा दृष्टिकोण दूसरे लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करने लगे तो ऐसे दृष्टिकोण को या विचार को भी सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सामाजिक क्रिया जो होती है वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के द्वारा जो शारीरिक क्रियाएं हैं उन्हीं क्रियाओं को हम सामाजिक क्रिया कहें, बल्कि मानसिक रूप से अगर आपके विचार या दृष्टिकोण दूसरे लोगों के को प्रभावित करते हैं और वो दूसरे लोग जो हैं वो आपके दृष्टिकोण से, विचार से प्रभावित होकर के कार्य और व्यवहार करने लगते हैं, तो उसे हम सामाजिक क्रिया कहा जाएगा या उसे सामाजिक क्रिया के रूप में मानते हैं। उदाहरण के लिए कोई लेखक अनेक दूसरे लोगों या स्वयं के अनुभवों के आधार पर कोई ऐसा लेख लिखे जो एक विशेष दृष्टिकोण पर आधारित हो, तो इससे जो दूसरे लोग प्रभावित होने लगते हैं उसके लेख को पढ़ करके, लेख को जान करके, समझ करके जो पढ़ने वाले हैं, पाठक जो हैं, वो उससे, उस लेखक से प्रत्यक्ष संपर्क न होने के बाद भी उनके व्यवहार से, उस लेख से प्रभावित होकर के अपने आचरण और व्यवहार को बदलने लगते हैं, परिवर्तित करने लगते हैं।
तो वेबर का ये कहना है कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष संपर्क है या प्रत्यक्ष संपर्क न होने के बाद भी उसकी इस क्रिया को सामाजिक क्रिया उसकी ये जो क्रिया है वो सामाजिक क्रिया कही जाएगी। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की कॉन्सेप्ट को और विस्तार से स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सामाजिक क्रिया के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। मैक्स वेबर का ये मत है, उनका ये मानना है कि प्रत्येक क्रिया जो है वो, या कह लीजिए कि प्रत्येक जो सामाजिक क्रिया है उसका एक विशेष लक्ष्य होता है। यानी हर व्यक्ति जो कार्य व्यवहार करता है वो अनायास नहीं करता है, उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य होता है, और हर व्यक्ति विभिन्न साधनों के द्वारा अपने उस लक्ष्य को, अपने उस उद्देश्य को पाने का प्रयत्न करता है। तो इस तरह से जो प्रत्येक क्रिया जो है वो मुख्य रूप से दो तथ्यों पर आधारित होती है, एक उसका लक्ष्य और दूसरा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उपयोग में लाया जाने वाला साधन है। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने लक्ष्य एवं साधनों को प्रभावित करने वाले आधारों की भिन्नता के कारण सामाजिक क्रिया में अंतर स्पष्ट किया है। यानी मैक्स वेबर का ये मानना है कि जो मनुष्य के व्यवहारों में, सामाजिक क्रियाओं में ये जो अंतर आपको दिखाई पड़ता है वो अंतर इस कारण से होता है कि व्यक्ति के लक्ष्य अलग अलग होते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा जो उपयोग में लाया जाने वाला जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। तो इस कारण से लक्ष्यों और साधनों में को प्राप्त करने में जो अंतर है, उस अंतर के कारण ही सामाजिक क्रियाओं में एक स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। अब मैक्स वेबर ने ये कहा कि व्यक्ति के जो लक्ष्य हैं, उनके जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो साधन हैं उसको जो है वो चार प्रकार के जो दृष्टिकोण हैं, चार प्रकार की जो वैचारिकी हैं वो प्रभावित करती हैं, और इन्हीं चार तरह से इसी कारण से उन्होंने सामाजिक क्रिया को प्रभावित करने वाले इन चार तत्वों के आधार पर सामाजिक क्रिया के चार प्रकार बताए। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें लिखा है कि व्यक्ति का लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के जो साधन हैं वो मुख्य रूप से चार जो है वो विशेषताओं के द्वारा, चार तथ्यों और तत्वों के द्वारा प्रभावित होती हैं, जिसमें से पहला है व्यक्ति का विवेक, दूसरा है सामाजिक मूल्य, तीसरा है व्यक्ति के संवेग और चौथा है सामाजिक प्रथाएं। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने इन जो है वो चार प्रमुख भागों में, इन चार तत्वों के आधार पर सामाजिक क्रिया को चार भागों में विभाजित किया है। उसमें पहला उन्होंने बताया कि तार्किक क्रिया, दूसरा मूल्यनात्मक क्रिया, तीसरा भावनात्मक क्रिया और चौथा है परंपरागत क्रिया। तो इस तरह से तार्किक क्रिया, मूल्यनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया, ये सामाजिक क्रिया के चार प्रकार हैं जो मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। अब हम लोग अलग अलग इन क्रियाओं के प्रकारों को समझते हैं कि तार्किक क्रिया क्या है। मैक्स वेबर का कहना है कि तार्किक क्रिया के अंतर्गत हम उन सभी क्रियाओं को, उन सभी सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिनका संबंध तर्कपूर्ण साधनों के द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से होता है। यानी ऐसी क्रियाएं जो लक्ष्यों जिनमें कि जो लक्ष्य है वो भी तर्कपूर्ण होता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो भी तर्क के पर आधारित होता है। तो इस तरह से लक्ष्य और साधनों के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए यदि कोई व्यक्ति क्रिया करता है, कार्य करता है, तो उसके इस कार्य को हम तार्किक क्रिया कहते हैं। उसको हम तार्किक क्रिया के रूप में देखते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको इस तार्किक क्रिया को बताने का प्रयास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहता है, एक बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो इसके लिए उसके अगर वो कोई योजना बनाता है, वो कोई कल कारखाना लगाता है, परिश्रम करता है और उस परिश्रम के माध्यम से पूंजी अर्जित करता है, वो अपने उद्योग का विकास करता है और उसके माध्यम से वो धीरे धीरे
अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको ऊंचा उठाता है, तो वेबर के अनुसार ये जो क्रिया है उसको हम तार्किक क्रिया कहेंगे, क्योंकि इस क्रिया में जो व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का चुनाव जो है वो तर्कपूर्ण तरीके से करता है। तो तार्किक क्रिया का मतलब एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो है लक्ष्य, व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो भी तर्क पर आधारित होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन उपयोग में लाया जाता है वो भी तर्क संगत होता है। दूसरी क्रिया उन्होंने बताई कि मूल्यनात्मक क्रिया। मूल्यनात्मक क्रिया जो है वो मूल्यों पर आधारित क्रिया होती है, यानी इस श्रेणी में वे सामाजिक क्रियाएं आती हैं जिनमें तर्क की अपेक्षा कुछ मूल्यों का विशेष महत्व होता है। अगर हम वेबर के शब्दों में बात करें तो उनका ये कहना है कि मूल्यनात्मक क्रिया जो है वो इस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का तर्कपूर्ण ढंग से उपयोग करने के बाद भी वह जिन लक्ष्यों का चुनाव करता है वे लक्ष्य जो है वो कुछ मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं, मूल्यों पर आधारित होते हैं। कहने का आशय यह है कि ये जो मूल्यनात्मक क्रियाएं होती हैं वो वैयक्तिक स्वार्थ से संबंधित न होकर के कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों को प्राप्त करने से संबंधित होती हैं, जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में सहभाग करना, नैतिक आदर्शों का पालन करना, सच बोलना या असहाय व्यक्तियों की सहायता करना। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, व्यक्ति के कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिनका संबंध एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से होता है, और इस कारण से वेबर ने ऐसी क्रियाओं को मूल्यनात्मक क्रिया कहा। यानी मूल्यनात्मक क्रिया में तर्क का समावेश तो होता है लेकिन तर्क की अपेक्षा मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी आप इसको याद रखें कि जो मूल्यनात्मक क्रिया है उसमें जो साधन है वो तर्कपूर्ण होता है, लेकिन जो लक्ष्य है उसमें तर्कों की अपेक्षा मूल्यों का विशेष महत्व होता है, मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। तीसरी क्रिया उन्होंने बताई भावनात्मक क्रिया। भावनात्मक क्रिया के बारे में मैक्स वेबर का विचार है कि भावनात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका संबंध एक विशेष परिस्थिति से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के संवेगों या भावनाओं से होता है। यानी भावनात्मक क्रिया व्यक्ति की एक ऐसी क्रिया के रूप में होती है, या सामाजिक क्रिया एक ऐसी सामाजिक क्रिया होती है जिसमें भावनाओं या आवेग की जो मनोवृत्तियां हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, अधिक प्रभावपूर्ण होती हैं। यानी भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, सहानुभूति या त्याग कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो व्यक्ति को एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आप भावनात्मक क्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे एक अच्छा तैराक नहीं होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अपने घर के या पड़ोस के किसी बच्चे को गहरे पानी में डूबते हुए देखे तो उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़े, तो ऐसी क्रिया को भावनात्मक क्रिया कहा जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति वो जानता है कि वो तैरना नहीं जानता है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो जो भावनाओं के आवेश में आकर के अपने व्यक्तिगत हित को ध्यान में न रखते हुए भावनाओं और संवेगों के प्रभाव में आकर के वो पानी में कूद कर पड़ता है और उस बच्चे को बचाने का प्रयास करता है। तो इस क्रिया को, ऐसे कार्य को, ऐसे व्यवहार को मैक्स वेबर ने भावनात्मक क्रिया से संबोधित किया है। और इस संबंध में ये आपको जानना जरूरी है कि ये जो वेबर का मत है कि चूँकि जो भावनात्मक क्रियाएं होती हैं वो एक विशेष परिस्थिति विशेष में उत्पन्न होने वाली कुछ विशेष संवेगों या भावनाओं पर आधारित होती हैं, तो इस कारण से वेबर ने इन क्रियाओं को अविशिष्ट क्रियाएं कहा है। यानी ये जो भावनात्मक क्रिया है वो वेबर के अनुसार ये अविशिष्ट क्रियाएं हैं, क्योंकि इनका संबंध एक विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने वाले कुछ विशेष प्रकार के संवेगों या आवेगों से होता है। चौथी जो क्रिया बताई मैक्स वेबर ने, यानी मैक्स वेबर के अनुसार जो सामाजिक क्रिया का जो चौथा प्रकार है वो है परंपरागत क्रिया।
परंपरागत क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करते हुए वेबर ने कहा है कि परंपरागत क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो कर्ता के द्वारा कुछ विशेष प्रथाओं, परंपराओं या लोकाचारों के अनुसार की जाती हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं को करने में लक्ष्यों और साधनों का निर्धारण प्रथाओं, लोकाचारों, उत्सवों या परंपरागत व्यवहारों के आधार पर किया जाता है, उन्हें हम परंपरागत क्रिया कह सकते हैं। कहने का आशय यह है कि परंपरागत क्रियाओं को करते समय, या कह लीजिए कि जिन क्रियाओं को करते समय कर्ता न तो किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखता है और न ही उससे संबंधित साधनों का चुनाव वह स्वयं करता है, तो ऐसी क्रिया को हम परंपरागत क्रिया कहेंगे। मैक्स वेबर का मानना है कि परंपरागत क्रियाएं केवल इसलिए अर्थपूर्ण होती हैं कि इनके द्वारा व्यक्ति समूह से अपनी अनुरूपता को बनाए रखने का प्रयास करता है। परंपरागत क्रियाएं चूंकि एक विशेष समाज के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित होती हैं, यानी इन क्रियाओं को करने वाले व्यक्तियों का जो ज्ञान है वो अधिक नहीं होता है, लेकिन वो परंपराओं, लोकाचारों और जो सामूहिक व्यवहार से प्रभावित होकर के इस तरह के कार्य करती रहती हैं या इस तरह के कार्य करते हैं जो परंपराओं और मूल्यों और सामूहिक हितों को के अनुरूप होते हैं। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने तार्किक क्रिया, मूल्यनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया के रूप में सामाजिक क्रिया के 4 प्रमुख स्वरूपों का उल्लेख किया है। उनका ये मानना है, यानी हम मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत के निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि कोई भी सामाजिक क्रिया, चाहे वह पूर्णतया तार्किक हो या फिर उसका संबंध कुछ विशेष मूल्यों, भावनाओं या परंपराओं से हो, प्रत्येक सामाजिक क्रिया इस दृष्टि से अर्थपूर्ण होती है कि उसमें दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोणों का कुछ न कुछ समावेश होता है और इसके साथ साथ यह जो है दूसरे लोगों के व्यवहारों को प्रभावित भी करता है। यानी मैक्स वेबर का मानना है कि ये जो सामाजिक क्रियाएं हैं, यही जो है वो समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम मानव व्यवहारों की भिन्नता को समझ सकते हैं। अगर आप मानवीय व्यवहार को समझना चाहते हैं तो मानव के द्वारा जो की जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं और उन क्रियाओं के पीछे जो उसका लक्ष्य है और उसको जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उसके द्वारा उपयोग में किया जाने वाला साधन है, उसके प्रति जो उसका दृष्टिकोण है, उसको जानना समझना आवश्यक होता है। क्योंकि कोई भी क्रिया होगी, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो परंपरागत हो, चाहे वो तर्कपूर्ण हो, स्वाभाविक रूप से उसमें दूसरे व्यक्तियों का के दृष्टिकोणों का, दूसरे व्यक्तियों के विचारधाराओं का, उनके कार्यों का कुछ न कुछ समावेश अवश्य होता है। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने ये सामाजिक क्रिया के द्वारा एक समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। आशा है कि आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया सिद्धांत की प्रकृति को ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। अंत में हम आपसे कहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी वाला बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जो हमारे आगे के वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।